जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने काफी चीजों का नजारा देखा है अपनी आंखों से। ठीक है। और नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं कि आप एक की तमन्ना करते हो और एक को छोड़कर आपको तमाम मिल जाते हैं। आज का वो दिन है। आज क्लास के लगभग 7 या 9 में से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 7 स्टूडेंट हैं आई थिंक, या 9 हैं, जिनकी एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग हुई है। आप बेसिक देख सकते हो, हम लोग जो क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं, इन रेगुलर रेगुलर क्लासेस में बच्चे बहुत कम हम लोग पढ़ा। आप लोगों को पता है कुछ मेरी इरेगुलरिटी रही है, जिस वजह से अपनी क्लास में जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा 50-60 स्टूडेंट्स रहते हैं, और 50-60 स्टूडेंट्स में से आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होते हैं। मैं स्क्रीन शॉट सेशन करता हूँ प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन आपकी क्लास के। मैं जीडी की अगर बात करूंगा, 9 स्टूडेंट्स अभी फाइनल निकल के आए हैं, बाकी स्टूडेंट कुछ मेरिट से बाहर हुए हैं, कुछ किसी चीज में बाहर हुए हैं। फाइनली 9 ज्वाइनिंग लेटर फिलहाल में अभी देखने के लिए मिली हैं। और आज मैं एक चीज को मिस कर रहा हूँ, आप सभी लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। मिस मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था तब मुझसे बहुत से लोगों ने कहा था कि बेटा अकेले नहीं हो पाएगा। किसी एक ने नहीं कहा था, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अकेले नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं सपोर्ट के लिए, और आज मुझे हल्का हल्का महसूस होता है कि शायद लोगों ने सही कहा था। ये जो वक्त है, अब इसमें होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं, या तो आप उनको बुलाओ अपने पास, या तो आप उनके पास जाओ, है ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह उनके साथ करो, कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाओ, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कभी भी आपको इंटरव्यू देते हुए नहीं मिलेंगे। होते एक स्टूडेंट होता है ना, जहां से बड़ा है वो वहीं पर ही अपनी वीडियो बनवाएगा, नहीं तो बनाएगा नहीं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं अपनी क्लास के। तो अब उनके पास अगर मैं जाऊं तो भी खर्चा, और बुलाऊं तो भी खर्चा, यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को करना पड़ेगा, उसका भी खर्चा। तो आज थोड़ा सा महसूस होता है कि काश थोड़ी बहुत चीज़ें होती, या कोई ऐसा इंसान होता जो सपोर्ट में होता, तो आज चीज़ें कुछ और होती, मज़ा कुछ और होता। हम लोग कंटेंट में नंबर 1 पर हैं, लेकिन हम लोग बता नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कंटेंट में नंबर 1 पर हैं। क्योंकि एक भौकाली चीज होती है ना, बैकअप में पीछे वीडियो चल रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, गाना चल रहा है, रंगबाजी में 10-15 बच्चे इधर खड़े हैं, ये भौकाली, इनमें होता है दुनिया भर का पैसा। तो वो चीजें अपने पास है नहीं, तो हम लोग नॉर्मल वे में चल रहे हैं। लेकिन एक चीज तो मैंने ठानी थी कि हो पाए या ना हो पाए, लेकिन बंद नहीं करेंगे चीजों को, चीजें कंटिन्यू रहेंगी। देखते हैं कब तक चीजें सपोर्ट में नहीं आती हैं। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा मलाल भी है, और अंदर से एक अच्छा मोटिवेशन भी आ रहा है कि मैं बढ़ रहा हूँ, भले ही धीरे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अकेले बढ़ रहा हूँ, लेकिन बढ़ जरूर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, आप लोगों के सपोर्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिजल्ट, और मेरी किसी भी बात को अपने दिल पर मत लेना। ठीक है ना, इमोशनल हो जाओ, याद रखना यूट्यूब पर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, जब भी मैं स्क्रीनशॉट सेशन करूं या जब भी मैं क्लास के बारे में कोई बात बताऊं, तो हमेशा याद रखना उन चीजों को दिल पे उतारो कि क्या ये बात हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे मैं जब ये कहता हूं कि पूरा का पूरा सेशन अपनी क्लास से आया, ये 2-3 क्वेश्चन छोड़कर, तो अपने नोट से क्वेश्चन को मैच भी करो। अगर नहीं मैच करते हो तो रेगुलर रहते हो तो आपको महसूस हो जाता है कि हाँ सर, ये आपने क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। ठीक है। इन सारी चीजों को मानने से पहले जाना करो। ठीक है, सवाल पूछा करो, फिर आगे बढ़ा करो। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और चलते हैं बेटा आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन पर। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेरा जो सपोर्ट में, जो चीजें मेरी सपोर्ट में जो होंगी, कोई नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे सपोर्ट में हो, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वी नीड यू, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की जरूरत है और आप लोगों को भी मेरी जरूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, चलते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन, एनटीपीसी वाले बच्चे बहुत सारे परेशान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, बात खत्म। मेरी 2 क्लासेस तुम्हारा पूरा एनटीपीसी एग्जाम लेके डूबेंगी। आज का जो दिन है, आज टेक्नीशियन का पेपर था, और 24 घंटे पहले मैंने ऐलान कर दिया था तुम्हारा पेपर, मेरा स्क्रीनशॉट। आज अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में आएंगे जो बताएंगे आगे कि टेक्नीशियन का पेपर कैसा हुआ। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इधर उधर से आते हैं कि तुम्हारे क्वेश्चन नहीं फंसे होते हैं ना, बहुत सारे इधर उधर से भेजे जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, उन लोगों की बात क्या, मैं अपने स्टूडेंट की भी बात नहीं मानता, मैं स्क्रीनशॉट सेशन में विश्वास करता हूं। तो हम लोग स्क्रीनशॉट सेशन करेंगे, बात खत्म। चलिए, किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, इंडिपेंडेंस डे का। दो चीजें आप लोग दोस्तों मनाते हो, एक दिवस आपका बेटा 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हो, ठीक है, 26 जनवरी को, और एक बेटा आप लोग बनाते हो 15 अगस्त के लिए।
ठीक है, दोनों दिवस आप लोग बखूबी तरीके से जानते हो। 26 जनवरी पे बेटा ये रिपब्लिक डे के रूप में आप लोग सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। और अब की बार हमारे भारत में 2024 में कौन सा मनाया आप लोगों को पता है। ये बेसिक चीजें इनको हम लोगों को जानने या समझने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि किस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था। बेटा हर घर तिरंगा आंदोलन कब प्रस्तावित हुआ था, 2020 को, 22 को, 21 को या फिर 2019 को। तो हर घर तिरंगा आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। और कब से कब तक याद रखना बेटा, ये जो दिन दिया गया था ये 13 से लेके 15 अगस्त, 13 से लेके 15 अगस्त के लिए बेटा ये दिन दिया गया था। और इसी दिन बेटा प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, तिरंगा जो होता है बेटा, जो हमारे देश का तिरंगा झंडा है, इसको फहराने के जो नियम थे, इसको बेटा जो फहराने के नियम थे, इन नियमों में कुछ बेटा परिवर्तन किया गया था उन दिनों के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के तुरंत बाद किसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसी के तुरंत बाद बेटा स्टार्टिंग हुई थी आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव भी बेटा मनाया गया था। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है, लेकिन वो ईयर कौन सा था, वो ईयर था 2020, 22, 21 या फिर 19। बेटा 19 होगा नहीं, 21 क्वेश्चन का आंसर है नहीं, 20 कोविड-19, 2020 22 तक करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है बेटा 2022 का जो डाटा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 13 से लेके 15 अगस्त के दौरान हमारे भारत के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव के साथ में हर घर तिरंगा का जो शुभारंभ किया गया था आंदोलन का, ये 2022 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया, परंतु ये कब किया गया। अब आप पता क्या कहोगे, सर हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा है ऑलरेडी। मैं आपको बताऊंगा इसमें करंट अपडेट अब क्या हुआ है। ठीक है, जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं जो हमेशा एक बात कहते हैं कि सर हम लोगों के जीएस में नंबर नहीं बढ़ते हैं, मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूं, आप यूट्यूब पर मॉक टेस्ट वगैरह या फिर किसी भी जगह पर मॉक टेस्ट देते हो, मुझे अपने आंसर की जरूर भेजो। अगर आप कहीं भी पेपर देते हो, मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आपके जीएस के नंबर कम क्यों आते हैं और आप जीएस के नंबर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अगर आप मुझे अपनी आंसर की दोगे तो। अगर आप यही कहते रहोगे सर मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो बेटा मैं तुक्का ही मारूंगा आप लोगों के लिए। हाँ बेटा इसलिए नंबर नहीं बढ़ रहे, इसलिए नंबर नहीं बढ़ रहे, फलाना फलाना, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, मैं यही बातें करता रहूंगा जब तक मैं आंसर की नहीं देख लेता। ये मेरा तरीका है, मैं तुक्के पे विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया। इस क्वेश्चन में करंट अपडेट क्या है, तो सबसे बड़ी बात राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखो सबसे पहले दिमाग ये लगाइए कि बेटा राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, जो खेल रत्न पुरस्कार है, इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। इस पुरस्कार की स्थापना बेटा 1991 में हुई थी। रटा रटाया क्वेश्चन क्या है कि 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 91-92 में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था, तो बेटा आप लोगों को आंसर पता होगा, विश्वनाथन। ठीक है, उनका नाम था साथियों विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद बेटा इनका नाम था, जो वर्तमान में FIDE के प्रेसिडेंट भी हैं। ये क्या है तो याद रखना बेटा FIDE, ये बेटा FIDE के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, समझ गए। जिसके द्वारा बेटा शासी निकाय, FIDE शासी निकाय है जो शतरंज का आयोजन करता है। ये देखो एडिशन जानकारी मिल गई, ये आपका करंट अफेयर हो गया। अब और सुनो करंट अफेयर यहाँ पर क्या लिखोगे। इसको प्राप्त करने के बाद में फिलहाल में करंट अपडेट ये है बेटा कि 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार पूछा गया है अलग अलग कैटेगरी में। कैसे अभी बताऊंगा, थोड़ी सी देर रुक जाओ, कैसे पूछा गया बताऊंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया, ये बात कब हुई। ये बात 2019 में हुई बेटा, 22 में हुई, ये बात आपके 2021 में हुई। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 2021 में बेटा ये बात हुई है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, वर्तमान में ईयर क्या चल रहा है 2024, तो 2024 तक टोटल पुरस्कार बेटा कितने दिए जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है कुल मिलाकर 60 पुरस्कार सर जी दिए जा चुके हैं। ये बात आपको याद रखनी है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर। सर जी राजीव गांधी कौन थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 तक रहा था। इतनी बात सबको समझ में आ गई। हाँ सर जी इतनी बात हम लोगों को सबको समझ में आ गई। ये बेटा जो अवार्ड है, ये अवार्ड कब दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, ये वाला पुरस्कार, ये बेटा पुरस्कार जो है वो 29 अगस्त को दिए जाते हैं। 29 अगस्त को बेटा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत के अंदर ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो बेटा भारत के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। यहां तक तो आपका बेसिक डाटा बेटा कवर हो गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, 29 अगस्त को हम लोग एक दिवस मनाते हैं, सर क्या दिवस मनाते हैं, तो याद रखना नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं।
इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो आपको याद रखना है इस दिन हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन मिल गया। एक और लिखिए बेटा, यहाँ पर मेजर ध्यानचंद के नाम पर क्यों रखा गया, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी को हम लोग हॉकी के जादूगर के नाम से जानते थे और इनका संबंध हॉकी से था। ये भी क्वेश्चन कवर हुआ स्टैटिक का। ठीक है सर, और बताइए, अंदर घुसिए इसके अंदर। अब लिखो इंपॉर्टेंट डाटा। इंपॉर्टेंट डाटा है बेटा, 2022 में ये जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया, 2022 में यह पुरस्कार बेटा शरत कमल को दिया गया। किसको दिया गया, शरत कमल को दिया गया, जो अभी भी बेटा न्यूज में है। शरत कमल किस खेल से संबंधित है, किस खेल में इनको दिया गया, तो आपको याद रखना बेटा टेनिस में योगदान देने के लिए। 22 के बाद तुरंत आप लिखोगे बेटा 2023 का डाटा, और 2023 में ये दो लोगों को दिया गया है। सर जी किस किस को दिया गया, एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है साथियों, चिराग सेठी। एक व्यक्ति का नाम बेटा हो जाता है चिराग सेठी, और एक व्यक्ति का नाम हो जाता है सत्विक सत्विक और एक का नाम हो जाता है सत्विक साईराज। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम हो जाता है सत्विक साईराज। इन दोनों को बेटा दोस्तों किस खेल में दिया गया, इन दोनों को दिया गया है बैडमिंटन में। इन दोनों को किस खेल में दिया गया, तो आपको याद रखना है इन दोनों को साथियों बैडमिंटन में दिया गया। यहां तक आपका पूरा डाटा हो गया। ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस क्लास में काफी स्टूडेंट्स को पता होंगे। अब सुनो आपके पेपर की बात। अब पेपर में जो पूछा गया वो ये पूछा गया, ध्यान से सुनना। पहला विनर कौन था, पता चल गया, हाँ विश्वनाथन आनंद। लेकिन बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया कि फर्स्ट वुमन, पहली महिला का नाम बताइए जिसको बेटा ये पुरस्कार दिया गया हो। अगला आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया बेटा फर्स्ट टेनिस प्लेयर का नाम बताइए। फर्स्ट टेनिस बेटा प्लेयर का नाम बताइए, आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके पेपर पूछा गया फर्स्ट क्रिकेटर का नाम बताइए बेटा, फर्स्ट क्रिकेटर का नाम बताइए। आपके पेपर में पूछा गया ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने युगल में जीता है। युगल का मतलब बेटा एक आपका बिलियर्ड्स हो गया और एक बेटा हो गया आपका स्नूकर। इन दोनों खेलों में पुरस्कार जीता है युगल में, ऐसे खिलाड़ी कौन है, और ये बेटा सारे के सारे क्वेश्चन हैं फर्स्ट से, प्रथम प्राप्तकर्ता से। देख रहे हो, हर चीज नई हो जाती है एग्जामिनेशन में। कर दो अपडेट। उसने तो एक पूछा था, मैं आपको सारे बता देता हूं। फर्स्ट वुमन अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आप लोग बेटा नाम याद रखोगे कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। परंतु मल्लेश्वरी जी का संबंध किस खेल से था, इनका संबंध साथियों वेट लिफ्टिंग से था। ठीक है, इनका संबंध किससे था, तो याद रखना इनका संबंध आपके वेट लिफ्टिंग से था। बेटा टेनिस प्लेयर अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग आंसर दोगे लीडर पेश का। लीडर पेश का, इनका संबंध बेटा टेनिस से था। क्रिकेटर अगर आपके पेपर में आ जाता है बेटा, क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सचिन तेंदुलेकर। सचिन तेंदुलेकर। और बेटा बिलियर्ड स्नूकर अगर पेपर में आ जाता है तो आप लोगों का नाम होगा पंकज आडवाणी। नाम क्या होगा, पंकज आडवाणी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब यहां से और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है कि यही पुरस्कार बेटा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विराट कोहली को कब मिला या फिर रोहित शर्मा को कब मिला। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, समझ गए, अलग अलग प्रकार के। चलिए भैया अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 1875 में स्थापित कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है। मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है कि वेद यहाँ पर चूक गए हैं। तो बेटा वो संगठन कौन सा था, वो संगठन प्रार्थना समाज था, आर्य समाज था, परमहंस मंडली थी, या फिर बेटा रामकृष्ण मिशन था। आंसर क्वेश्चन का क्या हो सकता है, दिमाग खोल के रखना। एनटीपीसी पर, आरपीएफ कांस्टेबल पर, एसएससी 2025 पर मेरा फोकस है। ठीक है, ओपन चैलेंज के साथ में। तो क्वेश्चन क्या है, 1875 में स्थापित कौन सा संगठन था जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता पर ध्यान देता है। ऐसा जो संगठन था उस संगठन को प्रार्थना समाज के नाम से नहीं, उस संगठन को बेटा हम लोग आर्य समाज के नाम से जानते थे। उस संगठन को हम लोग किस नाम से, उस संगठन को साथियों हम लोग आर्य समाज के नाम से, उस संगठन को हम लोग आर्य समाज के नाम से जानते थे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बेटा की गई थी। यह किस प्रकार का संगठन था, हिंदू, ये बेटा किस प्रकार का संगठन था, तो आपको याद रखना है हिंदू सुधार आंदोलन था। यह से हिंदू सुधार, क्या लिखोगे, यह बेटा हिंदू सुधार आंदोलन। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। सर जी इसकी स्थापना तो आपने बता दी, लेकिन सर ये बताइए इसकी स्थापना कहां पर हुई थी। इसकी स्थापना साथियों 1875 में हुई थी।
1875 में इसकी स्थापना अगर हमसे पूछ दी जाए सर कहाँ पर हुई थी, तो आपको याद रखना इसकी स्थापना उस समय के बंबई में हुई थी। उस समय के बेटा बंबई में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। यहीं पर एक और डाटा मैं एडिशनल देता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती का। इनके द्वारा बेटा नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौट चलो। क्या कहा था इन्होंने कि वेदों की ओर, वेदों की ओर ना कि और, वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसका था बेटा? स्वामी जी का नारा था। ये हो गया आर्य समाज का आंसर, हो गया आपका आर्य समाज। ठीक है, क्यों क्या कैसे मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां से बेटा अगर आप भारत के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं 2024 में, बेटा भारत के अंदर 2024 के एग्जामिनेशन का मतलब समझते हो? मैं ये नहीं कहता ये एसएससी जीडी एसएससी ये फलाना जिसमें जिस एग्जाम से पैसा कमाया जाता है वो वाले एग्जाम नहीं। मैं कह रहा हूँ भारत के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हो, चाहे बिहार का कोई हो, चाहे उड़ीसा ट्रैफिक पुलिस का हो, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम मेरे नजर में रहता है। समझ लो किस प्रकार का एनालिसिस मैं पेपर के लिए करता हूँ आप लोगों के लिए। इंडिया में कोई भी एग्जाम होगा मुझे खबर हो जाती है कि आज ये वाला पेपर था, किस एग्जाम की आंसर की आई है, किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, एवरीथिंग सब कुछ मेरे पास होता है, सब कुछ, कुछ नहीं छूटता मुझसे। तो क्वेश्चन है एग्जाम 2024 में हुए हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से आपके पेपर में पूछे गए, आप देखो, और पूछे जाएंगे। एडिशनल में अपना फैक्ट वहां पर जोड़ देता हूं। अब आप अपनी कॉपी में लिखना चालू कर दो। सबसे पहले बेटा आप लोग लिखोगे ब्रह्म समाज के बारे में, जिसको पता हो वही दो तीन चीजें, संस्थापक, स्थापना और स्थापना कहां पर हुई। इसके तुरंत बाद कुछ ऐसी चीजें जो आपने नहीं पढ़ी हैं, उसमें से बेटा एक आपका अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन शुरुआत कहां पर, कब और बेटा किसके द्वारा। अगला है प्रार्थना समाज। अगला डाटा है साथियों प्रार्थना, प्रार्थना समाज का। अगला डाटा है बेटा आपका देवबंद आंदोलन। कुछ याद आया देवबंद आंदोलन से? याद ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जिसने एनालिसिस किया होगा मेरे बताए हुए पेपर्स का उसको जरूर याद हुआ होगा। ठीक है, अगला है देवबंद आंदोलन के बाद में आपको याद रखना है थियोसॉफिकल, आपको याद रखना है थियोसॉफिकल, थियोसॉफिकल। ठीक है, क्या लिखना है तो याद रखना बेटा थियोसॉफिकल आंदोलन। या तो आप यहाँ पर आंदोलन लिख सकते हो या पर बेटा आप लोग यहाँ पर सोसाइटी भी लिख सकते हो, प्लीज नोट इट। अगला है रामकृष्ण, अगला है बेटा रामकृष्ण मिशन। डन, ओके। अगला है सत्योदक समाज। देख रहे हो मैं क्या लिखा रहा हूं? अगला है सत्योदक समाज, बेटा लिखते रहना मेरे भाई, अस्त्र सीरीज है ये। अगला है युवा बंगाल, अगला है युवा बंगाल। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन। अगला है युवा बंगाल आंदोलन। बेटा इन सब के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, पता होना नहीं चाहिए, पता होना ही चाहिए, 110%। चलिए आओ कवर करते हैं। चलिए देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेटा ब्रह्म समाज की। किसको निपटाएंगे? सबसे पहले हम लोग निपटाएंगे ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा? 1828 में। इसकी स्थापना साथियों, इसकी स्थापना साथियों कोलकाता में। किसके द्वारा? तो याद रखना राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन, इसकी स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है। सर जी अलीगढ़ आंदोलन पेपर में आ जाए, याद रखना अलीगढ़ आंदोलन 1875 की बेटा ये बात थी। स्थान सर जी कौन सा था? स्थान भी आपको याद रखना है, स्थान आपका वही रहेगा बेटा अलीगढ़। किसके द्वारा? तो आंसर याद रखना सैयद अहमद खान के द्वारा। इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो सैयद, सर सैयद के नाम से भी जाना जाता है, सैयद अहमद, सैयद अहमद खान के द्वारा। अगला है बेटा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च की डेट थी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, 1867 याद रखना। 1867 में बेटा इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन स्थापना हुई कहां पर थी मुझे आप बताओगे? किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। मुझे बताओ कहां पर हुई थी? आत्माराम
किसके द्वारा? तो याद रखना बेटा आत्माराम पांडुरंग, जो इसमें मैन थे। और भी इसमें लोग थे, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट आंसर क्या रहेगा? आत्माराम पांडुरंग। देवबंद आंदोलन अगर आपके पेपर में आ जाए, ठीक है, अगर आपके पेपर में साथियों देवबंद आंदोलन आ जाए तो याद रखना 1866 में बेटा इसकी स्थापना, देवबंद आंदोलन शुरू हुआ था 1866 में। सर जी कहां पर? तो याद रखना ये हुआ था सहारनपुर, ये हुआ था आपके सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। सर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट कहां पर पड़ता है? आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में पड़ता है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। कह दिया जाए बेटा किसके द्वारा? तो याद रखना सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में देवबंद मिलेगा आपको, देवबंद में। बेटा किसके द्वारा अगर पेपर में आ जाए तो याद रखना यहाँ पर एक नेता थे जिनका नाम था काशिम। बेटा यहाँ पर एक नेता थे जिनका नाम था काशिम वनोतवी। ठीक है, नाम क्या था? काशिम वनोतवी। एक नाम था बेटा राशिद अहमद। एक और नाम था जिनका नाम था राशिद अहमद। ठीक है, चलिए अगला है बेटा थियोसॉफिकल आंदोलन या थियोसॉफिकल सोसाइटी। आंसर याद रखना बेटा 1875। आंसर क्या याद रखोगे बेटा इसका? 1875 याद रखोगे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा, यहाँ पर नाम लिया जाता है एनी बेसेंट जी का। किसका नाम लिया जाता है बेटा? एनी बेसेंट जी का नाम लिया जाता है। और बहुत से इतिहासकार इस बात को गलत मानते हैं। प्लीज कॉमन करना इस क्वेश्चन को, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है या फिर पीसीएस का। 1875 में एनी बेसेंट के द्वारा बेटा इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी किस स्थान पर बेटा? न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क में। और बाद में इसको न्यूयॉर्क से उठाकर कहां कर दिया गया बेटा? मद्रास में इसको स्थापित कर दिया गया। मद्रास में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है इसकी स्थापना यानी बेसेंट के द्वारा नाम लिया जाता है, लेकिन एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना नहीं की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो बेटा ऐसा बताया जाता है कि इसकी जो स्थापना है वह स्थापना मैडम मैडम विला वात्स्की, मैडम ब्लावात्स्की तथा बेटा कर्नल, तथा एक नाम आता है साथियों कर्नल ऑलकार्ट का, ऑलकार्ट के द्वारा की गई थी। ये आंसर आता है। प्लीज इस बात पर थोड़ा गौर करना। ठीक है, अगला है बेटा रामकृष्ण मिशन। अगर आपके पेपर में आता है तो याद रखना 1897। इसकी स्थापना सर किस स्थान पर स्थान था आपका? कोलकाता। सर किसके द्वारा? तो याद रखना कोलकाता में इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो याद रखोगे आप लोग स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। बेटा अगला है सत्योदक समाज। अगर पेपर में आ जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी बेटा याद रखना 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। सर स्थान कौन सा था? स्थान आपको याद रखना है आपका बेटा महाराष्ट्र था। लेकिन सर जी अगर कह दिया जाए किसके द्वारा तो याद रखोगे आप लोग इसकी स्थापना बेटा ज्योतिबराव गोविंद राव फूले के द्वारा। अगला और अंतिम युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1820 के दशक में हुई थी बेटा। ये दशक है, ठीक है, 1820 के दशक में युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत होती है किसके द्वारा? हेनरी लुइस के द्वारा। ठीक है, हेनरी लुइस विवियन, पूरा नाम क्या है? हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो के द्वारा। ये आंसर आपको याद रखें सारे के सारे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो काफी बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पर एरर है जो मैंने की है। आप बता सकता है स्टूडेंट, इस क्लास में कोई स्टूडेंट्स कि सर आपने एरर इस जगह पर की है, कोई मुझे बताए कहां पर एरर हुई है। बताओ, मैं पानी ले लेता हूं बस।
चलो, इतनी समझ गए? सॉरी कैसी भाषा बोल रहे हैं। खैर यहां तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। महासागर में डैश मुख्य तापमान परतें होते हैं। बात हो रही है महासागर से। ठीक है, बात हो रही है आपके महासागर से। अब देखो, बात है समझने की, बात है पढ़ने की, और बात है मेरी राउंड फिगर टेक्निक की। सारी दुनिया एक तरफ, भाई की टेक्निक एक तरफ। देखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट में दो या घर पर बैठ के दो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। पेपर में मत ड्रामा करने लग जाना, ये घर पर ये ड्रामा चालू होता है बेटा। महासागरों से रिलेटेड आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दिवस, और दिवस के बाद आपको पता होने चाहिए बेटा जिस वर्ष में आप इस क्वेश्चन को लगा रहे हो उस वर्ष की थीम। ये होगी कॉमन बात। ठीक है, दूसरी बार बेटा दबाव, दूसरी बार दबाव, और तीसरी बात बेटा आपका तापमान। यहां से आपके पेपर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बन रहा है बेटा? यहाँ पर आपके तापमान से क्वेश्चन पूछा गया, दैट्स बेटा टेम्परेचर। तो महासागरों में मुख्य तापमान परतें होती हैं जो टेम्परेचर से रिलेटेड होती हैं। उनकी संख्याएं कितनी होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। शायद मैंने आपको पढ़ाया है, 100% पढ़ाया है। याद करिए बीपीएससी 69 जो पेपर लीक हुआ था। ठीक है, चलिए कॉमन क्वेश्चन है ये। तो आंसर जब इन क्वेश्चंस का आप लोग दोगे तो आंसर याद रखना बेटा 4 होती हैं, 3 होती हैं। जिसका आंसर 3 है बिल्कुल करेक्ट है, 4 बार वो गलत है। सर जी 3 परतें कौन कौन सी होती हैं और कहां कहां होती हैं? ठीक है, अगर आप 3 परतों की बेटा बात करोगे तो याद रखना सबसे ऊपर जो होती है इसको बेसिक तौर पर ऊपरी परत कहा जाता है। ये वो बात है जो नॉर्मल बुक्स में लिखी होती हैं बेटा, जिसको हम लोग गर्म परत के नाम से जानते हैं, गर्म परत के नाम से। बेटा एक और परत होती है, ठीक है, एक और परत होती है जिसको बेटा हम लोग गहरी परत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग गहरी परत कहते हैं। ये गहरी परत जो होती है बेटा ये हमेशा कैसी होती है? हमेशा आपकी ठंडी रहती है। ये दोनों परतों का बेटा तापमान जो है वो समान रहता है, तापमान समान रहता है बेटा अपनी जगह के अनुसार। टेम्परेचर समान कह रहा हूं मैं, हमेशा नहीं कि ठंडा है तो ठंडा रहेगा, नहीं, अलग अलग प्रकार से। और बेटा इस दोनों के जस्ट बीच में भी एक परत होती है। इन दोनों के बेटा बीच में एक परत होती है, जो परत कैसी होती है? जिसको थर्मो, इस परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना इस परत को हम लोग बेटा थर्मोक्लाइन के नाम से, इस परत को हम लोग थर्मोक्लाइन के नाम से जानते हैं। ये परत बेटा ऐसी परत होती है, कॉमन बात याद रखना, जो नीचे की तुलना में, ये परत बेटा नीचे की, ये परत बेटा क्या होती है? तो याद रखना नीचे की तुलना में बेटा, ये परत नीचे की तुलना में अधिक गर्म होती है। कैसी होती है? अधिक गर्म होती है। ये बात आपको याद रखनी है, देसी। और क्वेश्चन जब यहां से बनता है तो बनता है लैंग्वेज पर बेस्ड। कैसे? नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ेगा घटेगा? क्वेश्चन पढ़े हैं ये, हाँ या ना? दैट्स इट, हाँ या ना। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? यहीं से, कि ऊपर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूछे जाते हैं या नहीं? हाँ या ना में आंसर दो पहले, ऑफ कोर्स पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात है अब वो पढ़ो। ये बेसिक देहाती भाषाएं हैं, बातें हैं। अब आपके पेपर में, पेपर का स्टैंडर्ड जब बढ़ता है तब चीजें अलग हो जाती हैं। तब सबसे पहली चीज आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा सतही परत। सतही परत, और सतही परत को किस नाम से जाना जाता है बेटा? याद रखना इसको हम लोग मिश्रित परत कहते हैं। इसको हम लोग किस नाम से? मिक्स्ड लेयर। इसको हम लोग मिक्स्ड लेयर कहते हैं। बीच में जो परत होती है इसको बेटा हम लोग थर्मोक्लाइन, इसको हम लोग थर्मोक्लाइन के नाम से जानते हैं, थर्मोक्लाइन परत के नाम से जानते हैं। और सबसे नीचे जो परत होती है इसको बेटा हम लोग गहरी परत के नाम से, गहरी परत के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ चीजें समान है, कुछ चीजें अलग है। अब यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन निकल के आता है, वो ये सतही जो परत होती है जिसको आप लोग मिक्स कहते हो बेटा, इसकी गहराई 200 मीटर तक। कब तक बेटा? 200 मीटर तक। सूर्य का प्रकाश जब किसी समुद्र में पड़ता है तो कहां तक आप देख लेते हो? वहां तक। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। थर्मोक्लाइन परत पेपर में आ जाए तो बेटा याद रखना जो आपकी सतही परत होती है, सतही से याद रखना जैसे सतही 200 मीटर खत्म हुई वैसे बेटा 1000 मीटर तक जाती है ये।
ठीक है। उसके बाद बेटा गहरी परत जो होती है इसको याद रखना, जहां पर बेटा तापमान -4 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, तब तक पूरा का पूरा एरिया जाता है गहरी परत पर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है कॉमन, इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग याद रखोगे, भूलना बेटा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पर डाटा बताया है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे कैसे जाते हैं, टेम्परेचर से ऊपर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा दबाव से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछा गया, प्रेशर बात अलग हो जाती है। Which of the following is a ancient written by बेटा ancient written by बाणभट्ट, निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित एक प्राचीन रचना है दी गई ऑप्शन में से। आओ एक तरफ से कवर करते हैं, एक तरफ जब आप कवर करोगे बेटा, अगर आप मेघदूत की बात करोगे, मेघदूत के लेखक का नाम क्या था, एक तरफ से मैं सारे बता देता हूँ बेटा, मेघदूत के लेखक का नाम था कालिदास। किस भाषा में, तो याद रखना ये बेटा एक प्रकार का काव्य है, ये एक प्रकार का काव्य है। इस काव्य को किस भाषा में लिखा गया, तो आपको याद रखना है इसको बेटा संस्कृत भाषा में लिखा गया। कादम्बरी अगर आपके पेपर में धोखे से पूछ दी जाती है कादम्बरी, तो क्वेश्चन का आंसर बेटा ऑप्शन के हिसाब से जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर कादम्बरी हो जाएगा। गीत गोविंद अगर आपके पेपर में आ जाए, गीत गोविंद को बेटा किसके द्वारा लिखा गया, तो आंसर आपका आएगा सर जी गीत गोविंद को जयदेव के द्वारा लिखा गया, जयदेव के द्वारा। ये भी एक प्रकार का बेटा क्या है, ये भी एक प्रकार का महान काव्य है, और इसको भी किस भाषा में लिखा गया, इसको भी साथियों संस्कृत में लिखा गया है। मृच्छकच्छ का सॉरी इसका नाम है मृच्छकटिक, पेपर में आ जाए ये याद रखना बेटा, इसको लिखा गया शूद्रक के द्वारा, इसको किसके द्वारा बेटा, शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, और याद रखना इसको बेटा संस्कृत में लिखा गया है। परंतु ये क्या है, ये बेटा याद रखना एक नाटक है, ये क्या है, नाटक है। ठीक है, अब यहाँ पर सर करंट अपडेट दे दो, लिख लो बेटा कि मृच्छकटिका जो है एसएससी फेज 12, ठीक है, एसएससी फेज 12 के पेपर में, और नाम याद रखना मेरा, मेरे पेपर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पेपर का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ोगे बेटा आप लोग मेन क्वेश्चन पर, जो हमारा था कादम्बरी का, मेन जो क्वेश्चन था बेटा वो था आपका कादम्बरी। कादम्बरी, कादम्बरी क्या है, तो बेटा याद रखना कादम्बरी जो है अपने कॉपी में लिख लेना, रोमांटिक एक प्रकार का उपन्यास है बेटा, रोमांस से भरा हुआ है ये। और रोमांस वो नहीं तुम्हारा वाला, तुम तो छक्का मारते हो सीधा, ये वो वाला नहीं है उपन्यास, ये रोमांच की बात अलग है। प्राचीन समय में वो रोमांच अलग हुआ करता था, तुम्हारी भाषा में नोच खचोट कहते हैं उसको। इसकी बेटा जो रचना एक बात और यहाँ भी याद रखना, ये विश्व का पहला, ठीक है, ये था विश्व में बेटा पहला उपन्यास था, सबसे बड़ा और सबसे महान। इसकी रचना कब की गई थी बेटा, रचना याद रखना 7वीं शताब्दी के द्वारा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसकी रचना कब की गई थी, तो याद रखना 7वीं शताब्दी में। और दूसरी बात याद रखना बेटा, 7वीं शताब्दी में क्या की गई थी, इसकी रचना की गई थी, रचना की गई थी, और बेटा पूर्ण नहीं हो पाया था, पूर्ण नहीं हो पाया था। और हमारे जो बेटा बाणभट्ट थे इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे मृत्यु हुई, इनका बेटा पुत्र था, हमारे बाणभट्ट जो थे बेटा, इनका एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम क्या था, तो याद रखना भूषण भट्ट बेटा पुत्र का नाम था, भूषण भट्ट पुत्र का नाम था। इस भूषण भट्ट के द्वारा इस कादंबरी को बेटा 100% पूरा कर दिया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। आई होप मैं आपको समझा पाया होऊंगा ये क्वेश्चन में था क्या। अब जब इतनी बातें आपने पढ़ ली, तो मेन फोकस किस पे जाता है बेटा, हमारे बाणभट्ट पर। मैंने यहाँ पर नहीं लिखाया, हाँ ये लिखा हुआ है आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट था कौन, आओ कवर करते हैं बेटा। जब भी आप बात करते हो सबसे पहले किसकी, बाणभट्ट की। जब आप बात करते हो किसकी, तो बेटा बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट से आपके पेपर में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है बेटा, याद रखना बाणभट्ट जो थे, बाणभट्ट जो थे वो याद रखना वर्धन वंश के कौन थे, तो याद रखना बेटा वर्धन वंश के, ये कौन थे, तो याद रखना वर्धन वंश के राजा, वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन, वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के बेटा दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। पहला पॉइंट कवर किया। बाणभट्ट कौन था, तो याद रखना बेटा बाणभट्ट वर्धन वंश के राजा थे महान, जिनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि के रूप में बेटा ये थे। बाणभट्ट के द्वारा ही बेटा एक पुस्तक लिखी गई, बाणभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक का नाम क्या था, तो याद रखना बेटा इस पुस्तक का नाम था हर्षचरित, हर्षचरित। और हर्षचरित बेटा था क्या, हर्षचरित याद रखना बेटा
हर्षवर्धन की जीवनी थी। ये क्या थी? हर्षवर्धन की बेटा ये आपकी जीवनी थी। आई होप इसको आप लोग याद रख पाओगे। दूसरी बात बेटा याद रखना, हर्षचरित किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको याद रखना है हर्षचरित को इन्होंने बेटा संस्कृत भाषा में लिखा था। और ये बेटा पहली जीवनी थी ऐतिहासिक, विश्व के अंदर बेटा पहली जीवनी थी जो पूर्ण तरीके से संस्कृत में लिखी गई थी और जो एक प्रकार की जीवनी थी। ये बात आपको याद रखनी है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। हर्षचरित के कुल मिला के बेटा अगर आपके पेपर में पूछ दिया जाए हर्षचरित के, हर्षवर्धन की बेटा जो जीवनी थी, हर्षवर्धन की बेटा जीवनी थी, इसके आपसे पेपर में पूछा जाता है कुल अध्याय कितने थे। बहुत बार आपके पेपर में पूछा जाता है इसके कुल अध्याय कितने थे, तो आपको याद रखना है इसके बेटा कुल मिलाकर 8 अध्याय थे। भूलना मत बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, डैश अटैक्ड द साउथर्न कोस्ट ऑफ काठियावाड़ अलोंग द अरेबियन सी वेयर ही सेक्ड द सिटी ऑफ सोमनाथ एंड इट्स रिनोव्ड हिंदू टेंपल इन 1026। ठीक है 1026। ये बात आती है कि बेटा डैश ने अरब सागर किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। तो बताइए आंसर क्या होगा? ये वही क्वेश्चन है जिसको बेटा जिस मंदिर को 17 बार लूटा गया था। ऐसा बताया जाता है कि 17 बार लूटा गया, कहानी बेटा कुछ और थी। आक्रमण 17 बार हुआ था लेकिन मंदिर पर ही नहीं हुआ था। ठीक है, अलग अलग तथ्य इसके हैं लेकिन वही बात है। एक चींटी चढ़ती है 17, गिरती है चढ़ती है गिरती है, तो लोगों ने एक कहानी बना दी। एक था जिसने सोमनाथ मंदिर पर हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था वगैरह वगैरह सारी चीजें लोगों ने, वही बात है ना, बात कुछ और होती है बता कुछ और देते हैं। ये चीजें होती है हमारे यहाँ। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती है, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस अपनी बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, हर चीज किसी न किसी चीज से जुड़ी होती है, इसलिए किसी चीज की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि अभी लोग कहते हैं बृहस्पतिवार और मंगलवार को औरतों को बाल नहीं धोने चाहिए, ये तथ्य आपने बहुत सारे सुने होंगे। पुराने जमाने में अगर आप इतिहास को देखोगे तो वहां बताया जाता है कि पानी को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए महिलाओं से कहा जाता था कि इन 2 दिनों में आप लोग सिर जो है वो पानी से नहीं धोगे, ऐसा बताया जाता है जिससे पानी की बचत हो सके। धीरे धीरे करके हफ्ता में 2 दिन बना दिए गए थे। अब उसको व्रत के नाम से या फिर इसको कुछ और नाम से, कहीं बाहर जा रहे हो वहां के आप बाल मत धोना, क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं अनोनी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ। ठीक है, रियलिटी क्या है मुझे क्या, दुनिया में किसी को नहीं पता। मुझे क्या, दुनिया में किसी को रियलिटी नहीं पता। सबके पास अपना अपना तथ्य है, अपने अपने लॉजिक है, ध्यान रखना इस बात को। इतिहास के किसी के पास कोई भी पुख्ता सबूत या पुख्ती चीज नहीं है। इन बातों को दिमाग में रखना, इस दुनिया में सब कुछ ऐसा ही है, टेम्परेरी। चलिए, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो आंसर आप, आई होप आप सभी लोग एक ही दे रहे होंगे, वो है गजनी का महमूद। तो क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका गजनी का महमूद। इस क्वेश्चन को जब आप कवर करोगे, तरीका अलग अलग होता है। इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से कवर किया जाता है। सबसे पहले सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण, और दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है गजनी का महमूद कौन था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना। कैसे? तो समझिए बेटा, सोमनाथ क्या है? सोमनाथ जो है ये बेटा एक सिटी है, ना कि मंदिर। सोमनाथ सिटी में सोमनाथ टेम्पल है। ठीक है, सोमनाथ सिटी में सोमनाथ आपको बेटा टेम्पल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, टेम्पल देखने के लिए मिलता है, जिस पर याद रखना महमूद के द्वारा, जिसके जिसके ऊपर आपको याद रखना बेटा गजनी के द्वारा, गजनी के द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया। जिसके ऊपर साथियों क्या किया गया? प्रथम आक्रमण किया गया। और प्रथम जो आक्रमण है ये 1026 में किया गया। बेटा उद्देश्य क्या था? ये आक्रमण क्यों किए जाते थे? उद्देश्य क्या था बेटा? लूटपाट। सिर्फ और सिर्फ लूटपाट इसका उद्देश्य था और कुछ नहीं। लूट लो, मार लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीजें थी। सर जी, ये शहर, ये टेम्पल किस राज्य में हम लोगों को वर्तमान में देखने के लिए मिलता है? तो याद रखना बेटा गुजरात में देखने के लिए मिलता है। सर क्या अभी भी ये प्रसिद्ध है? हाँ सर। क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखना बेटा, लॉर्ड शिव का नाम सुना है? हाँ सर जी, लॉर्ड शिव का नाम सुना है। लॉर्ड शिव सबसे ताकतवर भगवान हमारे।
तो लॉर्ड शिव जो है उनके बेटा 12 ज्योतिर्लिंग हैं। लॉर्ड शिव के कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो आपको याद रखना लॉर्ड शिव के कुल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और बेटा जो लॉर्ड शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग में बेटा जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है उसको हम लोग सोमनाथ के नाम से जानते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ही है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। सोमनाथ टेम्पल को बेटा नष्ट किया गया, ठीक है, और इसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश भी की गई। ये बात ध्यान रखना दिमाग में। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया और बार बार इसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश भी की गई, क्योंकि ये हिंदू हिंदू साम्राज्य को समाप्त करके संपूर्ण बेटा जो साम्राज्य अपना, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बात जानते हो यूट्यूब पर ड्रामा हो जाता है थोड़ी सी बात पर, तो चीजें क्या थी, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और वो भी नकारात्मक प्रभावों के साथ में। सिर्फ और सिर्फ काम क्या था, लूच खचोट और कुछ नहीं। समझ रहे हो ना, वही कि हूर की परियां मिलेंगी, वो वाला सिस्टम कुल मिलाकर। तो आंसर आपका हो गया गजनी का महमूद इज द करेक्ट आंसर, और इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ये तो हो गया अटैक वाला काम, और बेसिक डाटा करंट अफेयर स्टैटिक मैंने आपको दे दी है। अब आप जब आगे बढ़ोगे तब आपको लिखना पड़ेगा बेटा गजनी का महमूद के बारे में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल के आता है वो निकल के आता है क्या, गजनी का क्या निकल के आता है बेटा, गजनी का महमूद। अब जो क्वेश्चन निकल के आता है बेटा वो निकल के आता है गजनी का महमूद, ठीक है। हाँ सर जी। बेटा गजनी का जो महमूद है, आप लोग ध्यान से रखना बेटा, इसका जो कार्यकाल है ये इसकी पैदाइश से हम लोग लिखेंगे 979 से बेटा 1026 नहीं 1030 तक बेटा ये चला। 1030 में इसका निधन हो जाता है, तो 1030 तक तो इसका कार्यकाल था। ये बेटा याद रखना, ये मिडिल ईस्ट का, ये मिडिल एशिया आप कह सकते हो, ठीक है। मिडिल एशिया का मतलब समझते हो, मध्य एशिया। तो बेटा ये में मिडिल एशिया में बेटा याद रखना तुर्क शासक था। कैसा शासक था ये बेटा, आपका तुर्की शासक था। पहला पॉइंट आपके सामने कवर हुआ कि ये तुर्की शासक था। दूसरी बात याद रखना, इसने बेटा शासन कहां पर किया, शासक था अच्छी बात, इसने शासन कहां किया, तो याद रखना बेटा आपके मॉडर्न मॉडर्न अफगानिस्तान पर, ठीक है। मॉडर्न अफगानिस्तान पर बेटा इसने भरपूर तरीके से शासन किया, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको जाना क्यों जाता है बेटा, ये क्यों प्रसिद्ध हुआ, तो याद रखना बेटा भारत पर आक्रमण के लिए, ठीक है। भारत पर आक्रमण के लिए बेटा इसको जाना जाता है, जो बेटा इसने लगातार 17 बार आक्रमण किए। काम सिर्फ एक ही था, लूट खचोट, ठीक है। ये आपकी बेसिक भाषा आपने बेटा कवर कर ली। अब यहां से दो चीजें ऐसी जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, आपको भी पता होंगी, लेकिन मैं बस रिपीट कर देता हूं, वो ये, इसने बेटा इसने अपने दरबार में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम बताओ जिसको बेटा अपने दरबार में जगह दी थी, संरक्षण दिया था, तो याद रखना अल बेरूनी को, अल बरूनी। इसको अल बिरूनी के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या दी थी बेटा, पनाह दी थी। इसकी भाषा में कहा जाए पनाह दी थी, हमारी भाषा में बात की जाए तो बेटा इसको संरक्षण दिया था रहने का। दूसरी बात याद रखना बेटा, अलबरूनी की द्वारा एक पुस्तक इसी पर लिखी गई थी, और उस पुस्तक का नाम आपके पेपर में बहुत बार बेटा पूछा जाता है। पुस्तक का नाम क्या था, तारिक ए हिंद। उस पुस्तक का नाम था बेटा तारिक ए हिंद, भूलना मत। तारिक ए हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, और जिसने लिखी थी वो किसके संरक्षण में था, ठीक है, और जिसके संरक्षण में था वो कौन था। ये मैंने आपको गजनी के महमूद के बारे में पढ़ा दिया, फिर मैंने आपको बेटा यहाँ तक डाटा पढ़ा दिया। अब यहाँ पर जब आप इसके अंदर घुसोगे, 1026 के बाद क्या होता है, और 1026 के बाद में बेटा क्या होता है, डेट याद आती है 1206, 200 साल बाद 1206 आता है, और 1206 में किसकी स्थापना हो जाती है। लेकिन 1206 तक कार्यकाल किसका चलता है, खिलजी फिलजी ये सारे बीच में आते हैं। समझ रहे हो ना, बहुत सारी न्यूज बेटा यहाँ पे निकल के आती है, मजा आ जाता है पढ़ने में। फिर जाके 1206 में स्थापना होती है किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की, मामलुक वंश की, जिसके 5 वंशों ने शासन किया। फिर आता है 1526 में अफगान, इसी अफगान से आता है बेटा बाबर, और पानीपत का प्रथम युद्ध कर देता है। तबीयत से पढ़ाया आपने मेरे साथ। खैर आगे बढ़ो, धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। तो सुल्तान ऑफ द बेटा गैजनेट एम्पायर मोहम्मद ऑफ गजनी वाज बॉर्न 2 नवंबर 1971 ऑन दिस डे। यहां से लेके यहां तक का डाटा जो इसमें बताया गया मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसमें कुछ भी नहीं है सर जी।
और 1191 में मोहम्मद गौरी को डैश शासक ने हराया था। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में कॉमन क्या है, 1191 बेटा, हम लोगों ने बहुत बार ये तिथि पढ़ी है 1191। 1191 तिथि किससे संबंधित है सर? तो 1191 की जो तिथि है वो याद रखना बेटा तराइन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है याद रखना बेटा, तराइन के वॉर से संबंधित है। बोलो हाँ संबंधित है बेटा। तराइन के आप टोटल वॉर सबसे पहले आप याद रखोगे तो कितने कुल युद्ध हुए बेटा, याद रखना 3 युद्ध होते हैं। तराइन के 3 युद्ध होते हैं। सर जी ये भी बता दो कब कब होते हैं। तराइन का बेटा प्रथम युद्ध 1191 में होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है और पृथ्वीराज की चौहान की गलती की वजह से। और इसके बाद बेटा तृतीय तृतीय अरे तीसरा जो युद्ध होता है 12 से 15 से लेके बेटा 1216 में होता है। ये आपको डाटा याद रखना है 3 युद्ध का, ठीक है। इन 3 युद्ध में आपको याद रखना है बेटा जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, वो युद्ध सर जी अगर आपके पेपर में कह दिया जाए किस किस के मध्य हुआ था तो आपको याद रखना है ये युद्ध आपके पृथ्वीराज चौहान, ये युद्ध जो था वो बेटा पृथ्वीराज चौहान और वर्सेस में बेटा कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से इसको जानते हैं। और बेटा वर्सेस में ये युद्ध मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, ठीक है। वर्सेस में ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के मध्य में, ठीक है, मोहम्मद गौरी के मध्य में। सर जी निर्णय क्या निकला, इसमें जीत किसकी हुई थी? तो आपको याद रखना इसमें जीत हुई थी बेटा आपके चौहान साहब की। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे। प्रथम बार आप जीतते हो तो अहंकार आ जाता है। उसके बाद बेटा जैसे दूसरा युद्ध होता है अपनी पूरी तैयारी के साथ में, सारी चीजें जब मोहम्मद गौरी जान जाता है तो दूसरा बेटा युद्ध जो होता है तो याद रखना चौहान साहब एक तरफ थे, सेम कंडीशन चौहान साहब थे और दूसरी तरफ बेटा था आपका गौरी, दूसरी तरफ कौन था आपका गौरी। अब की बात बेटा निर्णायक जो जीत शामिल होती है वो जीत किसकी होती है? तो याद रखना आपकी बार इसमें गौरी जीत जाता है। अब की बार कौन जीतता है बेटा? आपकी बार इसमें आपका गौरी जीत जाता है। ये आपको कॉमन चीज याद रखनी है, ठीक है सर। आगे बढ़िए, 2 आपने बता दिए, तीसरा भी बता ही दो बेटा। जो तीसरा युद्ध होता है ये होता है सफाया वाला, 1215 से लेकर बेटा 1216 में ये युद्ध आपका लड़ा जाता है। युद्ध किसके किसके मध्य में लड़ा गया? तो एक तरफ तो आपको याद रखना है आपका इल्तुतमिश, एक तरफ तो बेटा आपको याद रखना है नाम इल्तुतमिश, और वर्सेस में बेटा आपको एक नाम याद रखना है यल्दौज। एक वर्सेस में आपको नाम याद रखना है बेटा यल्दौज कोबाचा, यल्दौज कोबाचा के मध्य में बेटा ये युद्ध आपका होता है। इस युद्ध में बेटा जीता कौन था? तो आपको याद रखना है, याद रखना आपका इल्तुतमिश। इसमें बेटा जीता कौन था? तो इल्तुतमिश बेटा इसमें जीता था। इल्तुतमिश ने बेटा क्या किया था? याद रखना जो यल्दौज कोबाचा है गर्दन पकड़कर इतना मारा था और मार मार के सिंधु नदी में डुबाकर मार दिया था। ये बात आपको याद रखनी है आपके पूरे के पूरे इलाके से। अब एक बात जो है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, उस समय जो इल्तुतमिश था बेटा क्या था? तो याद रखना उस समय इल्तुतमिश आपका ध्यान आया। अभी हम लोगों ने 1191 पढ़ा था तो मैंने बताया था 1206 वाला इलाका, और हम लोग पहुंच चुके हैं 1215 पर। 1206 में इलाका किसका था बेटा? इल्तुतमिश अपने कार्यकाल में था। किसका शासक था? गुलाम वंश से संबंधित। तो आपको ये याद रखनी है बेटा इल्तुतमिश जो था, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, ये वो वाला इलाका चल रहा है अब। ये 1206 में स्थापित हो गया था लेकिन चला नहीं पाया था ज्यादा दिन तक ऐबक। तो बेटा तृतीय शासक बना आपका इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटा विजय, इल्तुतमिश ने यहाँ पर अपनी विजय प्राप्त की तीसरे युद्ध में, और बेटा दिल्ली की गद्दी पर अधिकार मजबूत कर लिया, ठीक है। दिल्ली पर अपना जो अधिकार था, दिल्ली पर बेटा इसका जो अधिकार था उस अधिकार को क्या कर लिया बेटा? मजबूत कर लिया। उस अधिकार को पूरी तरीके से बेटा ये मजबूत कर लेता है। बस यहाँ तक आपका डाटा था। अब यहाँ पर एक कॉमन बात आपको याद रखनी है वो ये जो पेपर में आती है बेटा, इस इलाके को किस नाम से जाना जाता है? इसको बेटा हम लोग तरावड़ी का युद्ध भी कहते हैं बेटा, तरावड़ी का युद्ध, या फिर आपके पेपर में बेटा तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, या फिर आपके पेपर में साथियों, या फिर आपके पेपर में एक और नया नाम याद रखना जो 2024 में जुड़ा है जिसको कहा जाता है आजमाबाद, जिसको कहा जाता है बेटा आजमाबाद, ठीक है। इसको आप लोग वो क्या नाम, आजमा मत लिख लेना, आजमाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 नाम जो मैंने आपको दिए हैं बेटा अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तरावड़ी हो गया,
तराइन हो गया, एक आपका आजमाबाद हो गया। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर एक बात बताओगे छोटी सी क्या, कि तराइन का जो क्षेत्र है, तराइन का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर मिलता है? पानीपत तो हम लोगों को पता है, तराइन कहाँ पर है? तो याद रखना बेटा, तराई जो है, तराइन जो है ये आपको करनाल जिले, ये आपको मिलता है बेटा करनाल जिले में। अगर करनाल जिले की अगर आपके पेपर में बेटा बात पूछ दी जाती है कि सर करनाल जिला कहाँ पर है, करनाल जिला याद रखना आपके हरियाणा में बेटा देखने के लिए मिलता है। परंतु हरियाणा के बेटा करनाल जिले में एक स्थान है जिसको हम लोग थानेश्वर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग थानेश्वर के नाम से जानते हैं। और थानेश्वर का इलाका बेटा कौन सा है? बेटा जो है आपका कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र तो आप लोग बेटा रामायण महाभारत से विख्यात है, इसको तो आप बोलोगे ही नहीं। यहाँ पर बेटा ये इलाका पड़ता है जहां पर ये युद्ध हुआ था। इस प्रकार से आपने पूरा क्वेश्चन बेटा मेरे साथ कवर किया। अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ से कहानी इल्तुतमिश की आगे बढ़ती है, अपने पुत्र को अपने पुत्र को हटाकर अपनी बेटी को बिठाता है। कब? 1236 से लेकर 1240 तक, या रजिया सुल्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा अगला है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती डैश में मनाई जाती है? भारत के किस राज्य के अंदर वीर कुंवर सिंह जी की बेटा जयंती मनाई जाती है? कुछ याद आया? कॉमन चीज है, याद रखने वाली चीज ही नहीं है, कॉमन चीज है। ठीक है, कॉमन चीज है, इसमें कुछ याद आपको रखना ही नहीं है। सर कॉमन कैसे है बेटा? क्या लिखा हुआ है? 1857, और 1857 के विद्रोह में जिसने जहां का नेतृत्व किया वो वहीं पे फेमस हो गया, और उसी में एक व्यक्ति थे कुंवर सिंह जी। तो बताइए कुंवर सिंह ने किस स्थान का नेतृत्व किया था? बस यही तो क्वेश्चन था। तो वीर कुंवर सिंह ने जो नेतृत्व किया था बेटा हिमाचल प्रदेश का नहीं, बिहार का किया था। कुछ सोचना ही नहीं है क्वेश्चन में। बेटा मैं आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवा चुका हूँ, इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवा चुका हूँ कि 1857 का युद्ध जो था अंग्रेजों के मध्य, और वो किससे संबंधित था? याद रखना बेटा, डलहौजी की जो नीति थी उसके विरोध में था। क्योंकि वो लोग अंग्रेज चाहते थे कि सारे राजाओं को हटाओ और सब कुछ हमारे शासन के अंतर्गत ले आओ। ठीक है, तो हड़प नीति कह सकते हो आप लोग, कह नहीं सकते हो, हड़प नीति थी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो उसी से रिलेटेड है। 1857 की क्रांति जो थी वो अनसक्सेसफुल रही थी या फिर सक्सेसफुल नहीं रही थी, परंतु इसने हमारे भारत के अंदर फ्रीडम की जो चीज होती है ना, स्वतंत्रता, वो अंदर जगा दी थी। आगे चल के यही एक निर्णायक युद्ध शामिल साबित हुआ कि हाँ अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज ऐसा ना हुआ होता। ठीक है, ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ये आपका बेटा हो जाता है क्वेश्चन, इसमें कुछ सोचने या समझने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो बिहार के अंदर एक स्थान पड़ता है जगदीशपुर। तो बिहार के जगदीशपुर में प्रत्येक वर्ष हम लोग बेटा कुंवर सिंह जी की जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। सर जी भारत के संविधान और जो भी 26 अप्रैल को भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। बेटा पंचायतों का गठन क्यों होता है? जब जनसंख्या बढ़ती है तब। तो क्वेश्चन ये है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में, इससे अगर ज्यादा जनसंख्या है तो वहां पर पंचायत राज गठन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मुझे बताइए बेटा, सबसे बड़ी बात मुझे बताइए, ये जो बेटा जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है पंचायतों का गठन, सबसे बड़ा मुझे पॉइंट बताइए कि पंचायतों का साथियों जो गठन होता है इसका आर्टिकल कौन सा होता है? आप मुझे बताओगे पंचायतों का साथियों जो गठन होता है इसका आर्टिकल कौन सा है? किस आर्टिकल के तहत पंचायतों का गठन होता है? किस आर्टिकल के तहत पंचायतों का बेटा गठन होता है? बेसिक क्वेश्चन है, 40 के पार आर्टिकल स्टार्ट करो, बताओ आंसर क्या होगा? 40। ठीक है, तो आंसर याद रखना बेटा, पंचायतों का जो गठन होता है वो आर्टिकल नंबर आपका 40 से होता है। किस कंडीशन में? जनसंख्या के आधार पर। तो याद रखना बेटा अगर जनसंख्या वहां पर, बेटा याद रखना 20 लाख, किधर गया, ये रहा 20 लाख वाला सिस्टम, 20 लाख जैसे क्रॉस करती है फिर आप पंचायत गठन बेटा नहीं कर सकते हो। फिर क्या उसको देश घोषित कर दो? नहीं। तो पंचायतों गठन से संबंधित आपको डाटा मिल गया, और ये आर्टिकल कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो याद रखना ये होता है राज्य कर्तव्य। तो ये आर्टिकल आपका हो गया डीपीएसपी।
आर्टिकल 36 से क्या बनता है, भाग कौन सा है बेटा, भाग 4 है। और अगर पूछ दिया जाए किस देश से लिया गया डीपीएसपी का प्रावधान, तो आयरलैंड से लिया गया है। ये आपका हो गया बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा बेटा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, लिख लो क्या दिक्कत है। तो सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है बेटा, आपकी पंचायती राज, ज्यादा नहीं नॉर्मल चीजें बताऊंगा। अगर आपको पूरा पंचायती राज पढ़ना है तो बेटा 29 अप्रैल की के क्लास देख लो जाकर मेरी, 29 अप्रैल की क्लास देख लो जाकर, क्योंकि पंचायती राज दिवस प्रत्येक बार 29 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं, 29 अप्रैल को। तो मैंने पूरा का पूरा पंचायती राज यहाँ पर पढ़ा रखा है, जाके मेरी क्लास करंट अफेयर की देख लो जाकर। अब इसमें इंपॉर्टेंट डाटा जो मैं बताऊंगा वो ये है कि बेटा हाँ, पंचायती राज जो होता है, ठीक है, पंचायती बेटा जो पंचायत शब्द है, पंचायत शब्द को ये किसने कहा था कि जब पंचायतों की स्थापना हो जाएगी या पंचायती राज की स्थापना भारत के अंदर कर दी जाएगी, तो पंचायत तथा लोकमत ऐसे काम करके दिखाएगा जो आज तक कभी नहीं हुए, भारत के फ्यूचर के लिए अच्छे होंगे। ये वक्तव्य किसका था, मैं पूरा वक्तव्य तो लिखूंगा नहीं, लेकिन समझने में इशारा काफी है। ये बात बेटा आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई थी। याद रखना, इस ये वक्तव्य किसके थे, ये वर्ड किसके थे बेटा, महात्मा गांधी के बेटा, ये आपके वर्ड थे। आगे बढ़िए सर जी, कोई ऐसी बात बताओ कि पंचायत जो आपने शब्द यहाँ पर बोला है, जो आपने पंचायती राज या पंचायत राज जो शब्द बोला है, इसके लिए कोई एक शब्द बताइए। बिल्कुल लिखिए, ये क्या है, तो याद रखना भारत में इसके लिए एक लॉजिकल शब्द है, लैंग्वेज पर बेस्ड। तो याद रखना साथियों ये क्या है, तो याद रखना भारत में कह सकते हो आप लोग ग्रामीण, भारत के अंदर बेटा ग्रामीण स्थानीय, भारत के अंदर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपका स्वशासन पर एक बेटा प्रणाली है, स्वशासन पर एक प्रणाली है। और बेटा इस प्रणाली के चरण कितने हैं, इस प्रणाली के अगर आपके पेपर में साथियों चरण पूछ दिए जाए, इसके बेटा 3 चरण होते हैं। 3 चरण कौन कौन से होते हैं बेटा, पहला चरण होता है ग्राम लेवल, दूसरा बेटा चरण होता है जिसको आप लोग कहते हो ब्लॉक लेवल, और तीसरा बेटा जो चरण होता है वो होता है जिला लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। भारत को सबसे ज्यादा ग्रामीण संस्थानों को लूटता कौन है, तो याद रखना बेटा ब्लॉक स्तर पर लूटा जाता है। ग्राम प्रधान और जो हमारे साहब इधर होते हैं मिलकर लूटते हैं। और अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ आप बोलो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लूटते हैं, बुरी तरीके से लूटते हैं, करोड़ों रुपए लूटते हैं प्रधानी में, ध्यान रखना बेटा ये, ठीक है, दबा के लूटते हैं। पहले मुझे लगता था कि अगर कोई युवा गांव का प्रधान बनेगा तो अच्छा खासा काम हो सकता है, लेकिन सबसे भ्रष्ट तो यही है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही फैलाते हैं, हमारा युद्ध। और ये चिल्लाता घूमता है रोडों पर, रोजगार दो रोजगार दो, रोजगार रोजगार नहीं चाहता, ये चाहता है पैसा तो चाहे जहां से दो, अय्यासी करेंगे, मौज करेंगे, लूटेंगे, मारेंगे, खचोटेंगे, पैसा दो रोजगार दो। नारा रियलिटी में ये है। 100 में से 90% का, 10% बेचारे ऐसे हैं जो इन के चक्कर में पिस जाते हैं। ये है रियलिटी है अपने देश की। और किसी को बुरा लगे तो आओ मेरे पास, मैं देता हूँ प्रूफ आपको, वीडियो के तहत वीडियो भी दूंगा, एक प्रूफ भी दूंगा, आओ। तो ये पूरा हो गया डाटा आपका। जिस प्रकार से कहते हैं ना हम लोग कि अगर पुलिस सही तरीके से जिम्मेदार हो जाए तो हमारे भारत के अंदर इतने पुलिसकर्मी हैं कि एक मंदिर के सामने से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती है, होती है क्यों, आगे समझदार हो मैं क्या कहूंगा। सॉरी यार, बट यही मेरी गलती कि मैं मुंह पे बोल देता हूँ जो होता है। सच तो सच है, नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, आगे बढ़िए बेटा क्वेश्चन पर। ये आपने कवर किया है, ठीक है। अब एक और चीज लिखिए, पेपर में कभी भी कह दिया जाए कि सर जी जो संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान, तो आप अपने कॉपी में ये लिखोगे, तो आप अपने कॉपी में लिखोगे बेटा संवैधानिक प्रावधान। पंचायती राज को संवैधानिक प्रावधान बेटा कब मिलता है, संवैधानिक स्थिति, तो आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। और एक नई अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी, ठीक है। चलिए, कौन सी जोड़ी गई थी बेटा अनुसूची जो पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। सर जी पंचायती राज जो शब्द है ये आया कहां से है, तो बेटा याद रखना इसको हम लोग कहते हैं वैदिक युग,
इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग वैदिक युग कहेंगे। वैदिक युग में बेटा जो पंचायत शब्द अब हम लोग यूज करते हैं, इसका नाम क्या होता था, पंचायतन। वैदिक युग में बेटा इसको हम लोग किस नाम से, तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग पंचायतन के नाम से जानते थे बेटा, लिख लेना है इसको संस्कृत भाषा में, ठीक। दूसरी बात याद रखनी है आपका, वैदिक युग हो गया। वैदिक युगों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा माना जाता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग मानते हैं ऋग्वेद को। किसको, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग मानते हैं आपके ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद में आपको याद रखना है बेटा, इसको हम लोग सभा के नाम से जानते थे, सभा के नाम से जानते थे। इसको बेटा हम लोग समिति के नाम से जानते थे, सभा के नाम से जानते थे, या तो समिति के नाम से जानते थे, या फिर बेटा इसको हम लोग विदित के नाम से जानते थे। किस नाम से, विदित के नाम से। दूसरी बात, अगर आपके पेपर में बेटा वैदिक युग के बाद प्राचीन काल पूछ दिया जाता है, इसका क्या पूछ दिया जाता है, प्राचीन काल बेटा पूछ दिया जाता है, तो याद रखना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो ये डाटा आपको कहाँ मिलता है, तो याद रखना बेटा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो ये डाटा आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, वहां पर आपको इसका उल्लेख देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगली बात याद रखना बेटा, इसी प्राचीन काल के तहत पंचायत में बेटा जो नगर होता था, नगर होता था उसको बेटा हम लोग पुर के नाम से जानते थे, पुर को। और बेटा याद रखना जो इसका प्रमुख होता था, उस पुर के प्रमुख को बेटा हम लोग नागरिक कहते थे। ये आपका है प्राचीन का, ठीक है भैया, भूलना मत, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। दिल्ली के जो सुल्तान थे, देखना अब बहुत मॉडर्न में जब आप आ जाओगे, तो बेटा दिल्ली के अंदर जो सुल्तान हुए, उन्होंने पंचायती राज, पंचायत जो शब्द होता है, इसका नया नामकरण किया। क्या किया बेटा, याद रखना विलायत। इन्होंने इसका नया नाम क्या कर दिया, इन्होंने बेटा इसका नया नाम कर दिया विलायत। अपनी कॉपी में लिख लेना, इसको बेटा इन्होंने विलायत के नाम से ही जाने लगे, जो प्रांतों में विभाजित था, विलायत। अच्छा क्वेश्चन है, भूलना मत, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भैया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी आगे आपको पंचायत का डाटा कवर। एक बात और याद रखिए बेटा, पंचायत राज व्यवस्था हमारे भारत के अंदर बेटा शुरू कब से होती है, अब मैं आ जाता हूँ स्वतंत्र भारत में, ठीक है। संवैधानिक स्थिति आपको पता चल गई, लेकिन संवैधानिक स्थिति से पहले लागू हो जाती है ये बेटा 2 अक्टूबर का दिन था, 2 अक्टूबर 1959 से। भारत के किस राज्य में इसको स्टार्ट किया जाता है, तो याद रखना बेटा भारत के राज्य राजस्थान राज्य को से शुरू किया जाता है। भारत का बेटा जो दूसरा राज्य बनता है, वो बनता है आपका आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राज्य था बेटा राजस्थान, और भारत का दूसरा राज्य था, अरे भारत का पहला राज्य था राजस्थान, भारत का दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, जहां से इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। बाकी जितनी डिटेल, अभी एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पंचायती राज का मतलब है 10 शादियां कर ली हैं, 10 को समझ लो बेबियों को, तो पंचायती राज समझ में आ जाएगा। समझ जाओ कितना लमझेड़ है इसमें। अब पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस अनुसूची में क्या दिया गया है, फिर उनका बंटवारा, फिर कौन कौन सी समिति ने किस किस प्रकार के वर्णन पंचायती राज के लिए दिए थे ये सब बाकी है अभी, तो सब कुछ कवर करना है। तो ये दोनों लेकिन अलग अलग हैं, इनको कभी मिक्स करके मत पढ़ना। आज मैंने पार्ट 2 पढ़ाया, और पार्ट प्रथम का पढ़ाया था पंचायती राज जिस दिन मनाया जाता है उस दिन 29 अप्रैल को। अगला बेटा, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, सबसे पहले याद रखना बेटा भारतीय संविधान जब बना था, ड्राफ्टिंग कमेटी तो बात अलग है, लेकिन महत्वपूर्ण समितियां जो बनी थी, तदर्थ समिति, उप समिति, समिति, इन सारी समितियों में से मैं आपको कल या परसों वाली अस्त्र सीरीज में सब कुछ कवर करा चुका हूं, जाओ वहां पर कवर करो जाकर। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर एक शब्द से है, वो है प्रारूप समिति से। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आंसर आप सभी का होगा 5 नहीं बेटा 7 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे बेटा, 7 सदस्य थे। अगर पेपर में कह दिया जाए इस समिति की बेटा अपॉइंटमेंट हुई कब थी, बेसिक अगर पढ़ना है तो पहले बिल्कुल बेसिक पे उधर जाओ। इस समिति की बेटा नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त को, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 29 अगस्त को 1947 को। ये आपका हो गया क्वेश्चन बिल्कुल कवर। अब आप आगे जब बढ़ोगे बेटा, तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी में बेटा 7 मेंबर्स थे,
और 7 मेंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है बेटा? जो चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव, जिसको आप लोग बी आर अम्बेडकर के नाम से जानते हो। ठीक है, जिसको आप लोग बी आर अम्बेडकर के नाम से जानते हो। नंबर 2 पर, ये प्रथम प्रथम पर्सन हो गए। ठीक है सर। नंबर 2 पर जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? तो याद रखना एन, उनका नाम था एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। एम बेटा एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर इनका नाम था। अगला नाम आपको याद रखना बेटा, नंबर तीसरे पर उनका नाम था मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह इनका नाम था। बेटा नंबर 4 पे आप जाओगे, उनका नाम था अल्लादी। ठीक है, उनका नाम क्या था? तो याद रखना बेटा अल्लादी कृष्ण स्वामी, कृष्णा स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अय्यर। इसके बाद बेटा नंबर 5 में जो व्यक्ति आते हैं, बस यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, 5 पर आते हैं के एम मुंशी, के एम मुंशी। ये 5 नाम आप अलग से याद रखो। 7 व्यक्ति थे, 5 मैंने पढ़ाए। ये 5 वो व्यक्ति हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन, याद रखना, निम्नलिखित में से कौन मूल, एक मिनट रुको, मैं सारे लिखा देता हूँ। 5 लिख लिया, अब आप लिखो छठवा। बी एल मित्तल का नाम, नाम क्या था इनका बेटा? बी एल मित्तल। और 7वें नंबर पर आप लोग बेटा नाम याद रखो, इनका नाम था डॉक्टर डीपी खेतान, डीपी खेतान इनका नाम था, डीपी खेतान। अब आप अपने कॉपी में ये लिखोगे बेटा, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है बेटा, मूल ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये आपकी मूल ड्राफ्टिंग कमेटी है। निम्नलिखित में से कौन मूल ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था? ये सारे थे, जो एक्स्ट्रा आ जाए वो नहीं था। रट लो इस क्वेश्चन को। मूल का मतलब होता है पहले, और बाद का मतलब आप समझते ही हो। अब लिखो इसमें डाटा अपडेट। बेटा बीएल मित्तल के स्थान पर, बीएल मित्तल का क्या हो गया बेटा? बीएल मित्तल का निधन हो गया। और बीएल मित्तल के स्थान पर बेटा नया व्यक्ति जो आया, जिसने इनको प्रतिस्थापित किया, उनका नाम क्या था? एन माधव। उनका नाम क्या बना? एन माधव। ठीक है, एन माधव। और बेटा डीपी खेतान की जो तबीयत थी बेटा नासाज थी। ठीक है, एक मिनट को याद रखना, निधन इनका नहीं हुआ था बेटा, ये हेल्थ इश्यू से संबंधित थे, निधन नहीं हुआ था, ये आपके हेल्थ इश्यू से संबंधित थे। डीपी खेतान साहब जो थे बेटा, इनकी डेथ हो गई थी। डीपी खेतान साहब की डेथ हुई और इनका स्थान ले लिया टीटी, टीटी कृष्णाचारी। इनका स्थान किसने लिया? तो याद रखना बेटा टीटी कृष्णामाचारी ने इनका स्थान लिया। अब ये मूल समिति नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग बदले, 6-7, बीएल मित्तल और डीपी खेतान। ठीक है, तो डीपी खेतान का निधन हुआ, आईटीटी कृष्णामाचारी, और बेटा बीएल मित्तल का स्थान लिया हेल्थ की वजह से एन माधव राव के द्वारा। इस प्रकार से बेटा कमेटी जो थी वो बदल गई। 2 पर्सन बेटा इसमें जो ऐसे थे पूरी तरीके से बदल गए, जो आपको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपना लिया? तो बेटा अंतिम तौर पर इन्होंने मंजूरी दी, यहाँ पर कमेटी बनाई गई। इसको बेटा मान कब लिया गया? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर याद रखना 26 नवंबर 1949। और इसीलिए हम लोग प्रत्येक बार बेटा 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? याद रखना, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को साथियों संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और कब मनाते हैं? तो याद रखना बेटा 26 नवंबर को। ये बात आपको याद रखनी है। अगर कह दिया जाए बेटा संविधान को अपनाया कब गया, संविधान को आपने एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन संविधान को अपनाया कब था? तो याद रखना 26 नवंबर 1949। सर जी सेम डेट बता दी? नहीं बेटा, पावर में कब आया वो डेट अलग होती है। मतलब प्रभावी कब हुआ अपने कार्यकाल पर? तो बेटा प्रभावी हुआ 26 जनवरी 1950 को।
इफेक्टिव अपने पावर में आया 26 जनवरी 1950 को, अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को। देखो वहीं लिखा हुआ है अपनाया गया, ये डेट है अपनाने वाली। और 26 जनवरी 1950 अगर होता, ये रहा, इस डेट को इन्होंने बेटा इसको प्रभावी किया था। ये हो गया आपका क्वेश्चन। 2023 में इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया था, तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ करंट अपडेट में कि इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 7 फीट डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू का शुभारंभ बेटा किया गया था। कहाँ पर? वहीं पर कर्तव्य पथ के पास, ठीक है, राशीना हिल के पास, सॉरी। ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर। लिखा हुआ है बेटा ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 2023। 1967 में निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की राज्य भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? क्वेश्चन है बेटा 197 थे। अब दिमाग लगा लो, दिमाग ये लगाओगे बेटा, मूल संविधान, फिर से एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पर नजर आता है, याद रखना मूल संविधान की जब हम लोग बात करते हैं तब। मूल संविधान में बेटा अगर आपके पेपर में भाषाएं नहीं, मूल संविधान में, चलो भाषाएं लिख लो, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में साथियों सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कुल मिलाकर भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो याद रखना बेटा मूल संविधान के अंदर आपकी 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल संविधान में बेटा कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। सर जी लेकिन भाषाएं थी कहां पर? तो बेटा अगर भाषाएं थी कहां पर ये पूछ दिया जाए तो बेटा मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 बेटा क्या थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, टोटल 8 अनुसूचियां थी। बेटा याद रखना जो 8वीं अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची थी, ठीक है, और 8वीं अनुसूची में बेटा क्या था? शब्द जोड़ा गया था भाषा, उस भाषाओं की संख्या बेटा 14 थी। समझ गए क्वेश्चन? ठीक है, अब अगर पेपर में आपसे बेटा वर्तमान में कह दिया जाए, वर्तमान में, तो याद रखना वर्तमान में 12 तो अनुसूचियां हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई बेटा। भाषा कितनी हो गई? भाषा याद रखना बेटा, भाषा 14 में 8 जोड़ दिया गया, भाषा की संख्या बेटा कुल मिलाकर आपकी 22 हो गई। तो सर जी 8 से यहाँ पर 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, 4 में भाषा जोड़ी गई? नहीं, अनुसूचियों का जो बड़ी है उनका संबंध भाषा से नहीं है। भाषाओं का संबंध कभी भी पेपर में आ जाए हमेशा आंसर 8वीं अनुसूची ही रहेगा। सर जी आपने जो भाषाएं बढ़ाई हैं ये भाषाएं कैसे बढ़ गई वो मैं बताऊंगा आपको। बेटा भाषाएं ऐसे बढ़ी, ध्यान रखना, पहले 14 से भाषाओं की संख्या बेटा 22 हो गई। कैसी होगी? 22 हो गई। पहले बेटा एक भाषा जोड़ी गई, ध्यान से समझना, फिर बेटा 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो याद रखना 4 3 और 1 1, याद रखना बेटा। अब मैं आपको बताऊंगा भाषा और संविधान संशोधन के बारे में। तो आओ कवर करते हैं नए पेज से, ठीक है, कवर करते हैं नए पेज से। दोबारा एक बार वही चीज लिख लेना, 14 से बेटा भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई, और 22 बेटा हुई कैसे? पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर यहाँ पर 3 भाषा जोड़ी गई, फिर बेटा 4 भाषा जोड़ देंगे, 4 3 7 और 1 8, 8, ठीक है। और 8 जब होगा तो 8 में 14 जोड़ोगे तब 22 आएगा। वर्तमान में 22 है, पहले 14 थे। एक भाषा कैसे जोड़ी गई? तो बेटा एक जो भाषा जोड़ी गई इस भाषा का नाम था सिंधी, इस भाषा का नाम था बेटा सिंधी। लेकिन ऐसे थोड़ी नहीं भाषा उठाई जोड़ दी, नहीं, संविधान संशोधन हुए थे। कौन सा? अभी बताऊंगा, पता होगा आपको, पहली बार, जिसको नहीं पता उसको बताऊंगा। बेटा 3 जो भाषा जोड़ी गई वो जोड़ी गई कोंकणी, ठीक है। एक संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई सिर्फ और सिर्फ सिंधी, एक के तहत जोड़ी गई बेटा कोंकणी, और उसी में जोड़ी गई आपकी मणिपुरी, और उसी संविधान के तहत जोड़ी गई बेटा आपकी नेपाली। जरूरत पड़ने पर संविधान संशोधन हुआ, जोड़ दी गई। फिर बेटा 4 भाषाएं जोड़ी गई, फिर कितनी भाषा जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ दी गई, ठीक है, 4 भाषाएं। 4 भाषाओं में याद रखना एक भाषा बेटा यहाँ पर जोड़ी गई आपकी बोडो, एक भाषा बेटा जोड़ी गई आपकी डोंगरी, और एक भाषा जोड़ी गई आपकी बेटा मैथिली, मैथिली, और एक भाषा बेटा जोड़ी गई आपकी संथाली। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? संथाली। क्यों सर? क्योंकि बेटा भारत के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली जनजातीय प्रेसिडेंट है, आदिवासी प्रेसिडेंट है पहली जिनका संबंध संथाली से है। समझ गए? संथाली जनजाति से, झारखंड उड़ीसा से संबंधित है, सॉरी। ये आपका हो गया पूरा का पूरा डाटा कवर। अब आ जाओ कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। बेटा जब सिंधी को जोड़ा गया तो आप कॉपी में लिखोगे 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक।
कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को बेटा जोड़ा गया कैसे? तो याद रखना, यहाँ पर आप लोग याद रखोगे इसके लिए 71वां संविधान संशोधन 1992। 1992। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन बेटा, 92वां संविधान संशोधन 2003, जो पावर में आया बेटा 2004 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन बेटा आप लोगों से पूछा गया था कि 1967 में। तो आंसर क्या होगा 1967? क्या 1967 बेटा कहां पर है? यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर है, हाँ है। भाषा कौन सी जोड़ेगी? सिंधी। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सिंधी ऑप्शन में है, हाँ है। आंसर क्या हो गया? सिंधी। सर जी यही तो हम लोग एक नजर में मार देते, मार तो देते, लेकिन मैं आपको ये रिविजन नहीं करवा पाता ना फिर भाई। रिविजन समझा करो, ये डाटा फिर मैं आपको कैसे दे पाता बताओ। अच्छा, कवर कर लिया। इस प्रकार से आपका ये भाषा वाला क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने मेरे साथ कवर किया है। दोबारा भूलना मत, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार बेटा घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको और बताना चाहूंगा। अब सर यहाँ पर क्या रह गया? यहाँ पर ये रह गया, ये भाषाओं का जो टॉपिक कवर किया ही, तो ये भी कवर करो कि भारत के अंदर बेटा क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं। हमारे भारत के अंदर क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं बेटा, और हमारे भारत के अंदर क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं इनकी संख्या बेटा कितनी है? तो आप क्या करोगे? तो याद रखना, इनकी संख्या बेटा आपकी 6 है। इनको शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं। शास्त्रीय भाषाओं में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का नाम था बेटा तमिल। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में मिला। उसके बाद बेटा आती है आपकी संस्कृत। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा बेटा 2005 में मिला। इसके बाद आती है आपकी कन्नड़, और कन्नड़ को बेटा शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? याद रखना आप लोग 2008 में। इसके बाद आप लोग लिखोगे बेटा तेलुगु। इसके बाद आप लोग लिखोगे तेलुगु। तेलुगु को सर शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2008 में। बेटा रटते रहे ना। अगली है आपकी 4 के बाद 5वीं है, जिसका नाम है मलयालम। बेटा मलयालम को दर्जा कब दिया गया? 2013 में। 5 हो गई। 6वीं है बेटा जिसका नाम है उड़िया, और उड़िया को दर्जा दिया गया 2014 में। अब बेटा यहीं पर है ड्रामा। है मतलब ये बेटा करंट अफेयर। अक्टूबर 2024, महीना अभी कौन सा चल रहा है? दिसंबर का। अक्टूबर 2024 में बेटा भारत के अंदर कुछ भाषाओं को बेटा दर्जा दिया गया नई बेटा आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस का। तो मुझे आप लोग कमेंट करो कि भारत के अंदर बेटा नई क्लासिकल जो लैंग्वेजेस बनी हैं वो कौन कौन सी हैं। इतना तो क्वेश्चन पूछना बनता है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे भारत के अंदर नई भाषाएं जो हाल ही में बेटा बनी है, उन वो भाषाएं कौन कौन सी हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ये बात आप मुझे कमेंट करके ऑफलाइन बताओगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, 10 मिनट है। आगे बढ़ोगे बेटा, बताओगे ना आंसर? बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका डाटा था इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और कवर कराऊंगा, उसके बाद ले चलूंगा आपको एनिमल सीरीज पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? एक शब्द बेटा है प्रियम्बल। सबसे सम्मानित शब्द है बेटा प्रियम्बल। प्रियम्बल जो शब्द है या फिर बेटा प्रस्तावना, ये किस देश से आई थी भारत के अंदर? तो याद रखना बेटा, हम लोग हमेशा आंसर यूएसए लिखते हैं, लेकिन यूएसए पूरी तरीके से गलत है और ना सही है। ना गलत है ना सही है। अरे सर इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दी? आप मुझसे कहोगे सर इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दी, वो भी इसके लिए, प्रस्तावना के लिए। बेटा कही है, कुछ सोच के कही होगी। कैसे? तो आप अपने कॉपी में लिखिए, दो देशों से संबंधित है, एक यूएसए बेटा, एक आपका फ्रांस है। क्या बात कह रहे हो सर? अरे भैया बिल्कुल। कैसे जरूर जी? तो बेटा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो प्रेरणा है कि हमारे देश के अंदर प्रस्तावना होगी, वो प्रेरणा कहाँ से आई है? वो प्रेरणा बेटा यूएसए से ली गई है। तो सर फ्रांस से क्या आया है? तो याद रखना फ्रांस से, फ्रांस के संविधान से प्रियम्बल में हम लोगों ने बेटा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पहला शब्द बेटा स्वतंत्रता, दूसरा शब्द बेटा याद रखना आप लोग समानता, और तीसरा शब्द आपको याद रखना बेटा बंधुत्व। बंधुत्व, ये तीनों चीजें प्रियम्बल में बेटा जो आई हैं, ये तीन की अवधारणाएं। ये तीन क्या बेटा? ये तीन अवधारणा, ये प्रेरणा है, और ये तीनों क्या बेटा? अवधारणाएं हैं। ये हम लोगों ने प्रस्तावना में कहां से ऐड की है? तो आपका आंसर बनेगा आपका फ्रांस। शायद पहली बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, वो भी ऐसे।
ध्यान रखना बेटा, अपडेट पढ़ा रहा हूं मैं इसलिए। यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो राजनीतिक कुंडली कहा था बेटा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा बेटा ये बात कही गई थी। ये बात अच्छी है, ध्यान रखना। दूसरी बात याद रखना बेटा, प्रस्तावना में जो प्रस्तावना शब्द है, बेसिक तौर पर हम लोग प्रस्तावना को किस नाम से जानते हैं? अंबेडकर जी के अनुसार सहायता से संविधान की आत्मा, इसको हम लोग जानते हैं बेटा संविधान की आत्मा के नाम से। ठीक है, संविधान की आत्मा के नाम से बेटा हम लोग संविधान को जानते हैं, बेसिक बात है। दूसरी बात याद रखना, ये बात किसने कही थी कि संविधान, ये अभी तो खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी तो खत्म नहीं हुआ। ये बात किसने कही थी कि प्रस्तावना, किसने कहा था कि प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का, कि प्रस्तावना संविधान का सबसे बेटा सम्मानित हिस्सा है। ठीक है, सम्मानित हिस्सा है। अगर आपसे कहा जाए ये किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित हिस्सा है, ये बात याद रखना बेटा ठाकुर दास। ये बात किसने कही थी? तो आपको याद रखना है ठाकुर दास भार्गव के द्वारा, ठाकुर दास भार्गव के द्वारा बेटा ये बात कही गई थी। दूसरी बात देखिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है बेटा, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। अगला है संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना को संविधान का, संविधान का बेटा परिचय पत्र किसने कहा था? परिचय पत्र वही होता है ना, आप जब कहीं पे जाते हो, हाँ भाई क्या परिचय पत्र, ये रहा कार्ड, ऐसे ही संविधान है, हाँ ये क्या परिचय पत्र है? तो याद रखना प्रियम्बल। तो संविधान का परिचय पत्र प्रियम्बल को किसने कहा था? तो याद रखना बेटा ये बात कही थी विशेषज्ञ थे जिनका नाम था NN पालकीवाला। NN पालकीवाला जो थे, उन्होंने बेटा संविधान को क्या कहा, संविधान की प्रियम्बल को क्या कहा था? तो प्रियम्बल को कहा था कि ये संविधान का परिचय पत्र है। बेटा लिख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर जी। सर जी मैन व्यक्ति का नाम बताओ जिनका उद्देश्य बेटा था प्रियम्बल को ऐड करना। मैन पर्सन का नाम बताइए। तो बेटा याद रखना नेहरू जी। उनका नाम क्या था? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू। मैन बेटा जो व्यक्ति थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू प्रियम्बल के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। और लिखिए बेटा चीजें, और ये है प्रियम्बल को अपनाया कब गया? पेपर में बेटा प्रियम्बल को अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। और बेटा इसको सॉरी अपनाया गया, अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा ने इसको अपनाया था। और पूरी तरीके से याद रखना बेटा 26 नवंबर ड्राफ्ट कमेटी के साथ में 1949 को संविधान के साथ में इसको अपना लिया गया। ठीक है, मेन दिन जो है वो आपका 1949 का है। इसके बाद याद रखना बेटा ये कब फैसला हुआ कि संविधान, संविधान जो है, ठीक है, प्रस्तावना जो है ये कब कंप्लीट हुआ कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ये बात बेटा कब लागू हुई? ये बात कब लागू हुई? तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 तथा, ठीक है, तथा केशवानंद भारती केस, तथा बेटा केशवानंद जो भारतीय मामला था, इस मामले से बेटा ये बात तय हुई कि इस प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। अच्छा, दूसरी बात याद रखना, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बेटा संपूर्ण संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 368 के तहत। संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से कॉपी की है, मैं तुरंत का तुरंत बताते चल रहा हूँ। ठीक है सर जी, एक बात बताइए, संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन एक शर्त पर कि मूल ढांचे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस। ठीक है, और बाकी आप संशोधन कर सकते हो। अब लिखिए, क्या संविधान में अभी तक संशोधन हुआ है? हाँ सर जी। कितनी बार? संविधान में बेटा अब तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976, जो बेटा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करता है। अब क्या संशोधन करता है बेटा? 3 शब्द जोड़ता है। एक का नाम है समाजवादी शब्द, एक शब्द बेटा आता है धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, और एक शब्द आता है बेटा अखंडता, और एक शब्द आता है अखंडता। तीनों चीजें अपनी कॉपी में लिख लो। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह होता है। इस हिसाब से पूरा डाटा ये भी कवर हो गया। ठीक है, अगला है बेटा, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था? सोचो क्वेश्चन कितना अमेजिंग है।
अभी मैंने आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ाया। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी ऐसी जिसमें 8 मेंबर दिख रहे हैं, चेयरमैन मोतीलाल नेहरू जी हैं, ये बात अलग ही हो जाती है। इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे। 1 घंटा 25 मिनट हो गया है, 5 मिनट लास्ट में मैं आपको एनिमल सीरीज के साथ ले चलता हूँ। कहाँ पर? एनिमल सीरीज। बाकी सब सारे क्वेश्चन छोड़ दो अब चलो मेरे साथ आप लोग एनिमल सीरीज पर। सर व्हाट इज एनिमल सीरीज? जो नए स्टूडेंट पूछेंगे तो बेटा एनिमल सीरीज का मतलब है सबसे लास्ट में स्पीड से कुछ क्वेश्चंस के आंसर को कवर करना, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे लास्ट में एनिमल सीरीज चलती है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत साथियों नहीं आता है? इनमें से ऐसा क्या है? केंद्र और राज्य के बीच टकराव, दीवानी मामले, आपराधिक मामले या फिर संवैधानिक मामले। निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के बेटा अपीलीय क्षेत्र अधिकार के बेटा अंतर्गत नहीं आता है? तो केंद्र और बीच के टकराव बेटा नहीं आते हैं, दीवानी मामले नहीं आते हैं, या फिर आपका आपराधिक मामले नहीं आते हैं, या फिर बेटा आपके संवैधानिक मामले नहीं आते। तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना, केंद्र और राज्य के बीच में आपसी टकराव बेटा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में किया गया था? कॉमनवेल्थ का पहला संस्करण बेटा, कॉमनवेल्थ का पहला संस्करण, कॉमनवेल्थ का वर्तमान संस्करण कहां पर होगा आगे? भारत किस स्थान पर पहले था और अब है? सब कुछ पूरा टॉपिक बेटा आपका ऑलरेडी डन है। तो पूछा गया पहली बार बेटा ये जो हुआ था कब हुआ? तो याद रखना वर्ष 2000 में इसको पहली बार किया गया था। कहां पर सर जी? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग में। विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु डैश से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद की बात हो रही, स्टेट काउंसिल की बात हो रही है, तो याद रखना बेटा 30 वर्ष। भारत के अंदर कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो आपको पता है 6। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास में है 100। भारत के संविधान का भाग डैश संघ कार्यपालिका से संबंधित है? तो याद रखना बेटा 5। पांचवा जो भाग है वो पांचवा भाग किससे संबंधित है? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक, जिसमें आपको संघ पालिका के बारे में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 78 तक। उसके बाद 79 में आ जाते हैं आपका संसद वगैरह, 81 में लोकसभा, राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ऐसी चलती रहती चीजें। कार्यपालिका भाग 5, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। बेटा जनसंख्यिकी में जनसंख्या प्रक्षेपण डैश को संदर्भित करता है? किसको? पिछले आंकड़ों के और रुझानों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या के आंकड़ों का अनुमान लगाना। जो वर्तमान में 2011 के बाद 2021 में जनगणना नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है इसी के आधार पर। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज पर, क्योंकि ये वर्तमान में हुआ है इसलिए। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 2001 में डैश प्राप्त करने के लिए किया गया था। क्या प्राप्त करने के लिए किया गया था? तो याद रखना बेटा यूईई, मतलब इसका मतलब होता है, याद रखना बेटा, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अगला, यदि सांकेतिक जीडीपी रुपए 1800 है और वास्तविक जीडीपी 1000 है, तो जीडीपी का अवस्थितक मान कितना होगा? तो बेटा आंसर निकल के आएगा आपका 1800 भाग 1000 गुणे 100, ये निकल के आएगा। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 1800 गुणा 1। अरे ये तो निकल के आ गया, सीधा सीधा मार दो आंसर। अब तो कितना आ गया बेटा? लो, ये तो सीधा सीधा हो गया 180%। ठीक है, 180%। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कि भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा संवैधानिक आयोग बनाया गया था? तो याद रखना बेटा साइमन कमीशन, जिसको हमारे भारत ने पूरी तरीके से वापस कर दिया था। गो कमीशन गो, क्यों? क्योंकि एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। बेटा तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दिगारू मिश्मी जनजाति का एक धार्मिक त्योहार है? तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु लिखा हुआ है। तमिलनाडु एक प्रकार का फेस्टिवल है जिसका संबंध, तमिलनाडु आप लोग मारोगे जो गलत हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिश्मी जनजाति लिखी हुई है इसलिए। वैश्विक ऋण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेटा वैश्विक ऋण का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। मैं एलपीजी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ जुलाई 1991। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अभी कल परसों में अस्त्र सीरीज में ही कवर कराया है। तो वैश्विक ऋण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में है। ये उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि से निर्यात में सुधार होता है।
इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा, यह विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करते हैं, बिल्कुल बात सही है, पूरे विश्व में फैलते हैं, बिल्कुल बात सही है। यह उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा को नहीं बढ़ाते बेटा। घरेलू मुद्रा की मूल विधि में निर्यात में सुधार होता है, बिल्कुल। पहला और तीसरा, पहला पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, इसका करेक्ट आंसर चौथा, नहीं सॉरी, पहला दूसरा, पहला दूसरा। घरेलू मुद्रा की मूल विधि में निर्यात में सुधार नहीं होता है, यह उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, कंपटीशन बढ़ता है तभी इनकम बढ़ती है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ सही है। अगला, भारत संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किन मुद्दों से संबंधित है बेटा। 36 से 51 भाग 4 डीपीएसपी, गैर न्याय संगत। तो आंसर श्रमिकों के लिए उपयुक्त, लेकिन देखना यहाँ पर डीपीएसपी उन्होंने दिया ही नहीं है, ये होता है गेम चेंजर क्वेश्चन। लेकिन डीपीएसपी में क्या है, राज्य के कर्तव्य में आपके लिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये बात आपसे कहता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आता हुआ क्वेश्चन नहीं दे पाओगे आंसर आप, अगर लैंग्वेज पर बेस्ड आपने नहीं पढ़ा है तो भूल जाओगे सिलेक्शन होगा, अगर आपको लैंग्वेज पर बेस्ड जीके नहीं आती है तो रट लो इस बात को आप, सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आपको सब कुछ करंट पर अपडेट और लैंग्वेज पर बेस्ड ना आता हो। श्रमिकों के लिए उपयुक्त कानून और निर्वाहन वेतन सुनिश्चित करना, ठीक है, मुद्दों से संबंधित नहीं है, अच्छा नहीं है ये पूछा गया है। किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण करना, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता देना, या फिर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना। बेटा सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना एक एक सामाजिक चीजों के लिए 37 से 51 तक के बीच में सही है। सामान्य न्याय और निःशुल्क वैदिक सहायता ऑफकोर्स सही है, न्याय सबको समान मिले और बेटा फ्री मिले, ऐसा नहीं पैसा लिया जाए तब न्याय मिले, नहीं। किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण नहीं, ये टीपीएसपी का कर्तव्य नहीं बनता है, वो आपकी जिम्मेदारी है ना कि सरकार की। श्रमिकों के लिए अब आप कहीं पर जाओ दारू पी के सारा पैसा मतलब आप खत्म कर लुटा दो तो आपके घर पे सरकार तो ना पैसा देने आएगी, तो वो आपके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। श्रमिकों के लिए उपयुक्त कानून और निर्वाहन वेतन सुनिश्चित करना, बिल्कुल बात सही है। तो बेटा ये तीनों ऑप्शन डीपीएसपी के अंतर्गत है, लेकिन ये नहीं है। अगला है बेटा, दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को क्या कहा जाता है। अगर दो पक्ष के मध्य में कोई समझौता होता है उसको हम लोग बेटा बायलैटरल कहते हैं। बायलैटरल एक्सरसाइज और एमओयू हम लोगों ने बहुत पढ़े हैं। कितने क्वेश्चन आ गए, कुल मिला के 62 क्वेश्चन है, और अभी आप कवर कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 56। महावीर जयंती की, महावीर जयंती डैश के बेटा महीने में मनाई जाती है। तो याद रखना मार्च अप्रैल के महीने में हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं महावीर जयंती, चैत्र महीने का 13वां दिन, याद रखना। खासी पहाड़ियों के डैश में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है बेटा। पश्चिमी भाग में है, दक्षिणी भाग में है, पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में। सोचो भारत जब आप देखते हो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जानते हो, लेकिन ये क्वेश्चन जस्ट अपोजिट है। खासी जो पहाड़ियां है, खासी पहाड़ियां जो है, उस खासी पहाड़ियों को बीच में आप ऐसे करोगे, फिर ये देखोगे कि मानसिन राम कहां पर है, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो इलाका उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम में कहां पड़ता है, वहां से आंसर होगा। देख रहे हो, लैंग्वेज पर बेस्ड आता हुआ क्वेश्चन दिमाग में छेद कर देगा कि क्वेश्चन का आंसर दूं तो दूं क्या। ये वो नहीं है कि भारत के टुकड़े कर दो, बीच में ऐसा कर दो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये हो गया। और एक ये क्वेश्चन है मासन राम जो है वो कहां पर है, खासी पहाड़ियों के टुकड़े करोगे आप चार, तब पता चलेगा आपको। तो आंसर बेटा क्या होगा, तो याद रखना दक्षिणी भाग। क्या होगा आंसर, दक्षिणी भाग होता करेक्ट आंसर। बेटा रट लो ऐसे क्वेश्चन, ये होता है लैंग्वेज पर बेस्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के लिए एक संपत्ति बनाता है। बैंक के लिए संपत्ति कौन बनाता है, आरक्षित निधि, ऋण, दोनों सही है। अगला, एक मिनट रुकना, आरक्षित निधि और ऋण सही है। अगला है 1829 में स्थापित डैश भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब था, उसका नाम क्या था, द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। 1999 में बेटा याद रखना, नहीं नहीं नहीं, बस बस इतना याद रखना और कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से किसे किसे अनुच्छेद को सामाजिक परिवर्तन की कुंजी भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको सामाजिक परिवर्तन की कुंजी, मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A। अगला है बेटा, अगला है और आपका लास्ट क्वेश्चन, वो भी घर के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी। मदुरै, बेटा पालामेडु, कल्लूपट्टी, या फिर करियापट्टी। जो भी आपका आंसर हो आप मुझे आंसर ऑफलाइन कमेंट करके दोगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आज आपने मेरे साथ, मैंने आज बहुत तबीयत से आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। याद रखना बेटा हमारी जो सीरीज है अस्त्र,
ये आपकी एनटीपीसी एसएससी 2025 वो इतने तरीके से तोड़ेगी ना, आप भी कहोगे वाह सर मजा आ गया, ऐसे तोड़ेंगे हम लोग। चलिए फिलहाल मैं सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऑन टाइम पर आपकी अपनी क्लास में सुबह 5 AM पर। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई थी, मेरी नींद नहीं खुली थी इसलिए, ठीक है। आज मैंने आप लोगों की कमेंट नहीं पढ़ी है किसी कारण बस। तो मिलते हैं ऑन टाइम पे मॉर्निंग में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से साथियों जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।